सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 5 अक्टूबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को लेकर खबर है। वह एससीओ की मीटिंग के लिए पाकिस्तान जाएंगे। फर्स्ट विजिट बाय ईएम सिंस सुषमा स्वराज। External Affairs Minister will lead the Indian delegation to Pakistan for meeting of SCO heads of government on October 15-16। और अभी वो श्रीलंका गए थे यूएस के बाद डायरेक्टली। श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट चुने गए एकेडी अरुणा कुमार डेसन्या के, उनसे मिलने गए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने समन करा है सेबी चीफ को आए दिन चल रहे विवादों को लेकर। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं जो आरोप लगाए गए थे, मगर फिलहाल इसमें हम उसमें नहीं जाएंगे। आप इसमें ये अध्ययन करिएगा आज कि व्हाट इज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पीएसी में कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से या पार्टी से, या फिर ओनली लोकसभा के होते हैं या फिर ओनली रूलिंग पार्टी के होते हैं। इसका हेड कौन करता है पीएसी को, हु इज़ द हेड ऑफ अ पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आगे बढ़ते हैं। Monsoon cues. More benign outlook for food prices should be reason for RBI to consider a cut in its benchmark repo lending rate. The southwest monsoon this time has been the best since 20-year COVID struck, with all India weighted rainfall being 7.6% above the normal long period average for the season. As many as 23 out of countries, 36 met divisions received rains more than देयर एलपीएस। मतलब इस बार हम जानते हैं कि बारिश अच्छी हुई है, बारिश सामान्यता से 7.6% ज़्यादा हुई है। कुछ आर्टिकल्स पे आपको डायरेक्टली 8% लिखा हुआ मिलेगा, तो वो एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, क्या करना चाह रहा है आर्टिकल ये। एलपीए का मतलब यहाँ पे वो है लॉन्ग पीरियड एवरेज, ठीक है ना, लॉन्ग पीरियड एवरेज। Rainfall was 11% below normal in June, but above LPAs in fully August, September. The effects of these has been seen in higher acreages under most kharif crops, barring few such cotton, bajra or urad, where the decline had more to do with relative rises in rainfall, and water levels in major reservoirs rising to nearly 88% of full storage capacity has against 10-year average of 77% for this time। और हमारा जो रिजर्वायर्स थे उनमें स्टोरेज कैपेसिटी 88% फुल थी, जो कि सामान्यतः 10 सालों में 77% पे ही रुकी रहती थी। तो ये अच्छी बात रही। द मानसून एरिड बम्पर खरीफ क्रॉप तो बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया एकदम। whose market arrivals will take off in next few days should enable a further softening of consumer food inflation। और ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि फूड इन्फ्लेशन कम होगा। It has already eased somewhat 5.4% to 7% in year on year after ruling close to doubt edges for much of the time since mid 23. The high inflation period coincided with the El Nino and heat waves impacting both the Kharif and Rabi crops in 23-24. This time there has been no El Nino, and with the Met Department forecasting above normal rains in the post monsoon season, as well as colder than usual winter on back of developing La Nina. The prospects look good for the upcoming Rabi crop too। तो ओवरऑल इस बार हमें मौसम को लेकर बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिली है और उम्मीद है कि आने वाले समय में रबी क्रॉप को भी अच्छा मौसम मिलेगा। द मोर बेनिंग आउटलुक फॉर फूड प्राइसेस कंपेयर टू 6 months ago should be reason enough for Reserve Bank Monetary Policy Committee to consider a cut in its benchmark repo lending rate। और हमें उम्मीद है कि अब जो खरीफ क्रॉप की फसल आने वाली है उससे रेपो रेट में हमें गिरावट मिलेगी, सॉरी फूड इन्फ्लेशन रेट में हमें गिरावट मिलेगी, और जो लंबे समय से थोड़ी सी महंगाई सी हो रही थी वो भी कम होगी, उससे राहत देखने को मिलेगी हमें। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोएक्टिव इन डीलिंग विद फूड इन्फ्लेशन थ्रू मेजर्स बोथ गुड एंड बैड। इट शुड शो सिमिलर एलासिटी व्हेन इट कम्स टू फार्मर्स। देखते हैं आने वाले समय में क्या बेहतर रहने वाला है। प्रेजेंस ऑफ प्रेजुडाइज कोर्ट shows the way by directing prohibition on caste based discrimination in prisons। हाल ही में कोर्ट का बयान आया था, इसमें उन्होंने ये कहा था कि प्रिजन्स में, जेल्स में, प्रिजन्स में
आपका कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन places equality and dignity of individuals at the heart of public's legal and moral architecture. However, given the reality of satisfaction in society and the nature of colonial state apparatus, much of which independent India inherited, realizing the Constitution promises an armed task, on Thursday, three-judge bench of Supreme Court, led by CJI, ordered central and state government to revise their prison manuals by removing discriminatory languages and provisions. By Model Prisons and Correction Services Act 23 include a prohibition on caste based discrimination in prisons। तो prisons में भी जो caste based discrimination होता है उसे ख़त्म करने की बात कही है। अनुच्छेद 15 भी कहता है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 22 मेक्स ओपन रेफरेंस टू कन्विक्ट्स ऑफ स्कैवेंजर क्लास, while the West Bengal Jail Code says the food shall be cooked and carried to the cells by prisoner cooks of a suitable caste. Sweeper should be chosen from Maithar और हरी कास्ट। मतलब आज भी ये खुले तौर पे प्रिजन मैनुअल्स में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा शॉकिंग है। In last few years, both political debate and policy reform have been informed a call for decolonization. It seeks to replace the blame of many social ills, including caste-based discrimination, on colonial hangover. It has culminated in the 3 new criminal codes. The code shows that the way by championing constitutional values of repression and tradition in society. As per Avnish Kumar versus State of Bihar, the police, for instance, is an institution that has not come out of its colonial image despite 6 decades of independence. It is largely considered as a tool of harassment and oppression. तो अवनीश कुमार का जजमेंट वैसे भी बहुत हम जानते हैं इम्पोर्टेंट रहा है, और अवनीश कुमार जजमेंट में ये भी कहा गया था कि पुलिस ही है आज की तारीख में जो अपनी कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाई है स्टेट ऑफ बिहार में, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाई है। फ्रेंड ऑफ पब्लिक होने की जगह हरासमेंट और ऑपरेशन का रास्ता चुन चुकी है पुलिस। इसी के साथ आगे देखते हैं, कोलकाता में ट्रैम्स बंद हो गई हैं, उसको लेके आर्टिकल आप चाहे देख लीजिएगा। इतना मेरे को इम्पोर्टेंट नहीं लगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आर्टिकल अच्छा था। ट्रैम्स बंद हो गई ना कोलकाता में, आइकॉनिक ट्रैम्स होती थी, अब नहीं चलेंगी। Feeling the heat, temperature and rains matter more than for inflation and rural demand. सिर्फ की पॉइंट्स देखेंगे इसमें। Using records that stretch back to 1950s, we can see the average temperature have been rising along with temperature volatility. Sure, no surprise, but what we find next is that with an appropriate lag, the correlation between average temperatures and Indian food inflation has been rising consistently over time. As Earth heats up, crop yields fall. Indeed, scientists and researchers project that 2.5 to 4.9 degrees Celsius increase in temperature across the country could lead to decrease in wheat yields. कहना चाह रहे हैं साइंटिस्ट हमारे कि तापमान बढ़ने से, परिवर्तन होने से क्रॉप प्रोडक्शन में कमी देखने को मिलती है। द टेम्परेचर अगर 2.5 से 4.9 या 5 डिग्री बढ़ जाता है तो उससे कंट्री को लीड टू डिक्रीज इन द वीट यील्ड्स, वीट खासकर हमारा उसके उत्पादन में कमी मिलेगी। Looking further, that the heat wave of March 2022, which lowered the sugarcane crop yield 30%, while hurting the production of vegetables as well as oil seeds. On the heat wave of March 24, where temperature rose to 20 degrees, जैसे कि मार्च 2024 में हीट वेव थी, बहुत गर्म था मौसम मार्च 2024 में, तो टेम्परेचर जो कि 50 डिग्री तक पहुंच चुका था इन सम एरियाज, उससे फसल को नुकसान हुआ था। All is clearly visible across various food items. Analyzing a decade of data, we find the correlation between average temperatures and food inflation has been rising across all the main crops. Very good understanding. Durable crops are long cycle crops, for example, cereals, which are harvested every 6 to 12 months. Together with the animal proteins, they have traditionally been less sensitive to temperatures, but the sensitivity is growing with the correlation rising from 10% to 45% over a decade. This then brings us to another important question. If sensitivity of food production and inflation to temperatures has risen over time, what role do rains and reservoir play?
अगर हमारी क्रॉप्स ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी हैं टेम्परेचर्स को लेके और समय रहते उनमें प्रोडक्शन में फ़र्क आ रहा है, तो हकीकत में रिजर्वायर्स और बारिश का क्या रोल बच रहा है? To answer this, we need to get technical. We bring our trusted food inflation model, which can help us parse the role of temperatures on food inflation better, alongside other variables that also impact it. These include reservoir levels, the government minimum support price for agriculture, and variable that pricks of supply side food. Price management steps. We find that nimble steps by the current government to buy or sell from government granaries, import or export, and then quickly transport food items across the country have helped lower food inflation over the last decade. क्लैम्पिंग डाउन ऑन द होर्डर्स हैज़ हेल्प टू, मतलब सरकार ने प्रयास करने की होर्डिंग लोग करते हैं बाद में मार्केट में ज़्यादा में बेचने का इंतज़ार करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ही गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने फूड स्टोरेज फूड सिक्योरिटी को लेके भी काम करा है. Our model is a robust one, doing a good job of predicting food inflation, but strangely enough, which we include temperatures in our model, it doesn't sit too comfortably with other variables. It messes up their importance. Perhaps the temperature variable contains all info which the reservoir variable holds. To check for that, we keep the temperature variable in the model but remove the reservoir variable. अब ये अपना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के हिसाब से रेंजेस चेंज कर रहे हैं. What does all this mean? Temperatures are far superior than rainfall in explaining the forecast of food inflation. In fact, once temperatures are already included, there is no value in analyzing rains and reservoir levels. There could be a couple of reasons for this. One, with irrigation facilities improving, the low rains have been less of a problem. अब इरीगेशन जब हमें बेहतर हो ही चुका है तो रेन का इतना एस्पेक्ट नहीं माना जा रहा है. ये पॉइंट उन्होंने बताया कि इरीगेशन बेहतर हो चुका है, ठीक है ना. In areas like northwest India, known as the food ball of country. Two, with reservoirs and temperatures having a 50% correlation, our sense is that a lot of meaningful information contained in the reservoir variable gets picked up by temperatures. There is no linear relationship between temperature and food inflation. So what does the current temperature say? Food inflation को लेकर there's some new good news. The El Nino weather phenomenon from last year typically associated with low rains and high temperatures. तो ये देखो, ये पूरा जियोग्राफिकल फिनोमेना हमारे फूड सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है ना. एल नीनो है जो कि एसोसिएट करता है आपका लो रेंज और हाई टेम्परेचर्स. has made way for La Nina associated with cooler temperatures and stronger precipitation. अब उसकी जगह लानीना आ रहा है हमारे पास जो कि टेम्परेचर कूल रहता है और आपकी जो स्ट्रॉन्गर बारिश रहती है. Temperatures have fallen over the last month compared to the March-June period. If this sticks, food inflation could fall quickly, taking headline inflation close to 4%, which is RBI's target by March 25. While there's good news at a time when temperatures are normalizing from high levels, it's worth keeping it in the back of our mind that over the medium term, rising temperature could become a problem for inflation management. The impact of weak rains can be managed by better irrigation facilities. सही बात है, बेहतर इरीगेशन रहेगा तो उससे रेन का अब इतना इम्पैक्ट नहीं माना जाता है. टेम्परेचर इज now a more important variable here which is of concern. और हमने देखा भी कैसे फूड प्रोडक्शन वैरी करा है. इसके अलावा एक्सप्लेन में आज ये वाला आर्टिकल है, इसमें आपका न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था और चांस की बात है आज इंडियन एक्सप्रेस में भी इन्होंने दे दिया, शेयर करा हुआ है. मैंने ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ा था जाके न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पे. तो ये बेसिकली ब्रेन मैपिंग करी है फ्लाई जो होती है हाउस फ्लाई उसकी. तो ये निकल के आया है एक आपका सामने डायग्राम है. इसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं कितना ही कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्किंग है इसके ब्रेन में, छोटी सी फ्लाई में. Scientists on Thursday said that they have successfully mapped the entire brain
of an adult fruit fly. The first time that researchers have been able to create such a detailed survey of an adult animal. The neurological milestone is step towards one day making a detailed map of human brain that will help in understanding and probability treating mental health conditions such as Parkinson disease and depression. जो कि हो सकता है कि अगर हम और बेहतर करें इस तकनीक के ऊपर, तो हम आज नहीं तो कल ब्रेन मैपिंग करके कई बीमारियों को हम झेल सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कई तरीकों से ब्रेन मैपिंग करी थी, कई हाई डेफिनेशन कैमरास, लेयरिंग, कटिंग्स, उस पर नहीं जाएंगे, मुद्दे पर आएंगे बस। साइंटिस्ट डिटेल मोर देन 50 मिलियन कनेक्शंस between more than 1,39,000 neurons, the brain's nerve cells. They also classify cells into 8,453 distinct types, making it biggest catalog of cell type। मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिला है द इंटीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन में। The mapping of fruit fly's brain can also give information about not just other animals but also humans. Although the human brain is far more complex than that of fruit fly, the logic or source code at work when neurons communicate and interact with one another is similar to John Nagai similar। तो ये जॉन नगाय सब कहते हैं अपने आर्टिकल में। इसके अलावा अगला आर्टिकल यहाँ पे है 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस को जोड़ लिया गया है भारत ने। मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। मैंने इसके बारे में डिटेल व्लॉग लिखा हुआ है, उतना ही काफ़ी है समझने के लिए। आपको इस आर्टिकल को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही समय दीजिए जितना आपके पास है और अध्ययन भी कर सकें। मेंस को भी ध्यान रखना होता है, प्रीलिम्स भी देखना होता है। बाकी ये आर्टिकल इसलिए है क्योंकि एलिफेंट सेंसस में कुछ परेशानियाँ देखने को मिली थी। स्टेटस ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स थी एलिफेंट में कि 20% डिक्रीज़ हुआ है एलिफेंट पॉपुलेशन में। उसी को एड्रेस करते हुए ये आर्टिकल आ जाएगा कि हाउ एलिफेंट्स आर काउंटेड, गिनती कैसे करी जाती है, टेक्निक्स क्या होती हैं। क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने भी कई नई कैलकुलेशन मेथड्स को अपनाया है। आप इसको देख लीजिएगा, मैं जूम कर देता हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं इसे आप। डिक्लाइन हुआ है कई स्टेट्स में, पश्चिम बंगाल में 84%, झारखंड में 64% है, उड़ीसा 54% है, केरला में 51% है। काउंटिंग मेथड्स होते हैं काउंटिंग मेथड्स होते हैं आपके, डंग काउंटिंग होती है और मार्क्स देखते हैं। इसी के साथ आज के रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।